नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के हमारे जो टीचर गण हैं वो अपना अपना सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको प्रैक्टिस सेट में आपको प्रत्येक दिन जो है हल करवाते हैं। वैसे ही मैं बायोलॉजी की क्लास आपको ले चुका हूं। कई सारी क्लासेस आपकी मैंने जो है बायोलॉजी से संबंधित जो भी एसएससी जीडी में आते हुए टॉपिक्स हैं उन पर मैंने विस्तृत चर्चाएं की हैं और निरंतर चर्चाएं हम करते रहेंगे या उसका अध्ययन करवाते रहेंगे। तो अभी पिछली कक्षाओं में हमने आपको रोगों से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए थे। उसी का जो टॉपिक्स हमारे समाप्त हो चुके हैं रोग से संबंधित, उसी का मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको जो एसएससी जीडी में है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या उसी टाइप का देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारी कक्षा जो है क्लासेस को निरंतर देखिए, जिससे कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए और आप सिलेक्शन लेकर आएँ वहाँ से। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आपका पहला क्वेश्चन खुला है, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है, यानी जो ट्रैंक्विलाइजर है वो किस प्रकार की क्या है औषधि है, किस प्रकार की आपकी औषधि है, उसके बारे में हमें बताना है। आपके चार ऑप्शन सामने रखे हुए स्क्रीन पर। पहला है आपका एस्पिरिन, दूसरा है आपका मॉर्फिन, तीसरा आपका क्या है इक्वेनिल, चौथा आपका क्या है कोडीन। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बताइए कि ट्रैंक्विलाइजर कौन सा है। हमने आपको इतना बता दिया कि ट्रैंक्विलाइजर यानी कौन सा ऐसा औषधि है ट्रैंक्विलाइजर जो जिसमें क्या है मॉर्फिन या पाया जाता है, या तो एस्प्रिन है वो, या तो कोडीन है, या तो इक्वेनिल है। तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है इक्वेनिल। ये हमारी जो है ट्रैंक्विलाइजर है। कैसी औषधि है? ये ट्रैंक्विलाइजर है। तो आपको जो हमने देखा कि एस्प्रिन, मॉर्फिन, इक्वेनिल और कोडीन, ये जो है हमारे चार ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से सही आंसर जो है जिसमें ट्रैंक्विलाइजर है तो वो क्या है आपका इक्वेनिल। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हमारे स्क्रीन पर आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है वो लिखा है, किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है, यानी दृष्टि भ्रम। ये दृष्टि भ्रम लिखा हुआ है। दृष्टि भ्रम किस औषधि से होता है, ये हमें किस औषधि के प्रयोग से हमें दृष्टि भ्रम होता है। तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए सामने, जैसे आपका लिखा इक्वेनिल, दूसरा आपका PAS, तीसरा है आपका LSD, चौथा आपका टाफ्रेनिक। तो कौन सी हमारी औषधि के प्रयोग से जो दृष्टि भ्रम होता है वह है हमारी LSD। क्या है? LSD, यानी ऑप्शन आपका C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मानव जाति के सुधार के अध्ययन के बारे में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह क्या पूछ रहा है आपसे कि जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो मानव जाति सुधार है उसमें किसके माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है आपका यूथेनिक्स, दूसरा है आपका यूफेनिक्स, तीसरा है आपका यूजेनिक्स, चौथा है आपका एथनोलॉजी। क्या है? एथनोलॉजी। तो देखिए, आपको तीन ऑप्शन में तो आपको निक्स दिख रहा होगा, लास्ट में आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन में निक्स दिख रहा है और चौथा आपका क्या है एथनोलॉजी, यानी एथनोलॉजी। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान की कौन सी शाखा है। तो वह आपकी विज्ञान की यूफेनिक्स शाखा है, जिसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कैंसर और ट्यूमर, देखिए कैंसर ट्यूमर का ही रूप होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं कैंसर के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दूं। देखिए, कैंसर क्या होता है, हमारी जो सेल होती है उसके डिवीज़न से एक गांठ बन जाती है। जब ऑन्कोजीन जो हमारा ये कारक होता है जिसके कारण कैंसर होता है, उससे क्या है, हमारे जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, विभाजन करने के बाद वो एक ट्यूमर यानी एक गांठ के रूप में बना लेती हैं। तो हमारे कैंसर 2 टाइप का होता है। कैंसर 2 टाइप का होता है, यानी ट्यूमर की बात करें तो जो ट्यूमर होता है हमारा 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का हमारा ट्यूमर होता है। ट्यूमर का ही बड़ा रूप क्या करता है, ट्यूमर ही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो कौन कौन सा होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कौन कौन सा होता है, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे ट्यूमर के प्रकार होते हैं। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर हमारा कैंसर नहीं बनाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे मानव हैं जिसमें से बहुत सारी छोटी छोटी से एक गांठ के रूप में होती है बॉडी में, लेकिन उसकी क्या है, कोशिकाएं जो होती हैं वो डिवीज़न नहीं करती हैं। वो जहाँ एक जगह पड़ी हुई है वहीं पर वो पड़े रहती हैं जीवन पर्यंत। जब तक जीवन रहता है तब तक वो वैसे कि ज्यों का त्यों पड़ी रहती हैं और वो कभी डिवीज़न नहीं करती हैं। इसलिए उससे हमारा क्या है, बॉडी को कोई भी खतरा नहीं है, ना हमें कोई खतरा है। लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है कि छोटी सी गांठ बनाएगा, फिर उससे सेल डिवीजन होगा और वो उसकी गांठ फटेगी और ब्लड के द्वारा उसका जो वायरस होता है ऑन्कोजीन, वो पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है और इस तरीके की गांठें पूरी बॉडी में बनाने लगता है। तो क्वेश्चन हमारा था, मूव करें क्वेश्चन पर, चिकित्सक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह है हमारा, 4 ऑप्शन दिए हैं। एक आपका ऑन्कोलॉजी, दूसरा आपका ऑटोलॉजी, तीसरा है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, चौथा है आपका कोकोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। क्या है, ऑन्कोलॉजी। आप ऑन्कोजीन से ऑन्कोलॉजी भी याद कर सकते हैं सरलता के लिए। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑन्कोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिपेटोलॉजी किस संबंधित, यानी हिपेटोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आप ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं, तो आप इस पर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि पहला जो आपका ऑप्शन दे रखा है, रुधिर का अध्ययन, दूसरा आपका यकृत का अध्ययन, तीसरा आपका मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन, चौथा मानव सौंदर्य का अध्ययन। तो बताइए दोस्तों कि इसमें से हिपेटोलॉजी किस से संबंधित है, हिपेटोलॉजी के अंतर्गत किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत के बारे में आपका हिपेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यकृत में जानते हैं कि यकृत हमारे बॉडी में किस तरीके से कार्य करता है, कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, कैसे हमारे अधिकता से गए हुए वसा को कैसे कंट्रोल करता है। ये आदि हमारी यकृत के अंतर्गत आती हैं। यकृत इंग्लिश में बोले तो आपको इसका लीवर बोलते हैं। लीवर, अगर बॉडी में लीवर ना रहे तो आपका कोई भी भोजन क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होने पाएगा। क्योंकि जब बहुत सारा मटेरियल पहुंच जाता है तो यकृत क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको पचाने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है कि कौन सी चीज़ बॉडी के लिए कितनी मात्रा में उपयोगी है, उस पर क्या करेगा, वह एक प्रकार से छन्ने का काम करता है। अगर अपशिष्ट मटेरियल है जो बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है तो उसको क्या करेगा, एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो यकृत का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, हिपेटोलॉजी, ये जो हमारी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा है, इसका कारक कौन सा कारक है जो इसके द्वारा फैलता है। तो इसके कारक के बारे में हमें चर्चा करनी। तो जो मैड काऊ रोग था वो विगत वर्ष यानी बहुत पहले वर्षों में
ये रोग आया था और गाय के पगलाने के कारण इस रोग का जो है उद्गम हुआ था, यानी जन्म हुआ था। तो उसमें से कौन सा वायरस यानी कारक कौन सा था जो हमारे मैड काऊ रोग फैलाने का काम कर रहा था? देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रियॉन, तीसरा है वायरस, चौथा है आपका बैक्टीरियोफेज। 4 ऑप्शन आपको देख रहे हो। हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में अध्ययन करवाया था, जिसमें से आपको देखो कुछ मूलभूत रोग थे, उसमें से कोई रोग है आपका इसके अंतर्गत जो मैड काऊ रोग को फैला रहा हो? नहीं है। वायरस में भी नहीं है, बैक्टीरियोफेज में भी नहीं है। तो आपका जो डिफरेंट है वो क्या है? प्रियॉन। तो प्रियॉन जो वायरस है, जो प्रियॉन जो कारक है, वह हमारे मैड काऊ रोग को फैलाने का काम किया था, जो विगत वर्षों में गाय के पगलाने के कारण जो है ये मैड काऊ रोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलिए वो क्वेश्चंस कुछ डिस्टरबेंस के कारण हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिखा है इस पे हाँ, एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। एंटीपायरेटिक्स जो औषधियाँ हैं हमारी, वो किस रोग के लिए दूर की जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं स्क्रीन पर। पहला दिया है दर्द तथा बुखार उतारने में, पहला एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। पहला दे रखा है दर्द तथा बुखार उतारने में, दूसरा है आपका दर्द को दूर करने में, तीसरा है निश्चेतक संवेदना को कम करने में, चौथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर प्रभाव डालने में। तो जो एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ होती हैं, उनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? दर्द तथा जो है फीवर को दूर करने में, दर्द तथा फीवर को कंट्रोल या दूर करने में जो है एंटीपायरेटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए नंबर का, यानी दर्द तथा बुखार उतारने में। देखिए दर्द तो उतारते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए उपयोग की जाती है, किसी एक विशेष चीज़ के लिए उपयोग नहीं की जाती एंटीपायरेटिक्स। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दर्द को दूर करने में भी होता है और बुखार भी उतारता है, तो आप जो है दर्द को दूर करने में टिक लगा कर आएंगे, लेकिन गलत है, रॉन्ग आंसर। क्योंकि ये दोनों में जो है यूज होता है, दर्द तथा बुखार उतारने में। जब बॉडी में आपके दर्द हो और बुखार हो तो आपको एंटीपायरेटिक्स की औषधियाँ उपयोग में लानी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो पूछ रहा है कि वे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव हैं उनके विकास को रोक देते हैं, वह कौन से कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंटीसेप्टिक, एक आपका एंटीबायोटिक, तीसरा आपका जर्मनाशी, चौथा है आपका डिसइंफेक्टेंट। तो बताइए दोस्तों इस पे कौन सा राइट आंसर होगा जो हमारे प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं? तो वह क्या उनसे जो है कहलाते हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो एंटीसेप्टिक होगा। एंटीसेप्टिक क्या है? जो सूक्ष्म प्रतिरोधी जीवों का जो विकास होता है, अगर हम एंटीसेप्टिक्स नहीं लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा विकास करके यानी बहुत ज़्यादा घाव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घाव बना देते हैं, जिसको कम करने के लिए यानी उसके विकास को कम करने के लिए हम एंटीसेप्टिक जो है औषधियाँ यूज करते हैं, जिसके कारण क्या है, सूक्ष्म जीवों का विकास रुक जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है रिफैमिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? जो रिफैमिसिन है,
वह दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है टीबी, दूसरा है आपका एड्स, चौथा है आपका एनीमिया, तीसरा है एनीमिया, चौथा है आपका कैंसर। तो बताइए रिफैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है। देखिए आपके 4 ऑप्शन में से आप देख रहे होंगे एड्स के लिए उपयोग नहीं की जाती है रिफैम्पिसिन। एड्स की जो टैबलेट है वो अलग सी होती है। एनीमिया के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैंसर के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, टीबी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं रिफैम्पिसिन नामक दवा। हमने टीबी में जो है कुछ औषधियों के बारे में चर्चा भी की थी और उसी से संबंधित एक हमारा ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह टीबी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर खुला है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है। यानी जो हमारा केंद्रीय औषधियाँ एवं सुगंध पौधे यानी औषधियाँ और सुगंध पौधों का जो हमारा संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर। तो आप इस पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस औषधियों के बारे में जो हमारे संस्थान बहुत सारे दिए हुए हैं उस पर हम एक दिन आपको जो क्लास देंगे ये इसी विषय से संबंधित होंगे, जिसमें आपके बहुत सारे संस्थान होंगे जो चिकित्सा से संबंधित संस्थान होंगे या अदर संस्थान होंगे, जिन पर हम विस्तृत आपको उसका फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में बहुत आता है और वह संस्थान कहाँ स्थित है, किस सन में एफिलेटेड हुआ था, इसके जो है बारे में संपूर्ण जानकारी हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको उपलब्ध कराएंगे। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में क्या है, औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान हमारा स्थित है। बंगलौर में नहीं है, कोलकाता में भी नहीं है, कानपुर और लखनऊ यानी लखनऊ में हमारा स्थित है। लखनऊ जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की अगर सीएम की बात की जाए तो हमारे क्या है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। कौन सी है, आनंदीबेन पटेल जो हमारी क्या है, राज्यपाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये तो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक्स की मारक क्षमता को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं, वह क्या कहलाते हैं। जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं वह क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रखा है। पहला दे रखा है आपका इंटरफेशन। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, इंटरफेशन। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है सुपर मेडिसिन। तीसरा आपको बायो इनहेंसर। चौथा आपको दे रखा है बायो इनहिबिटर। तो इस पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके लिए 30 सेकंड का समय मैं देता हूं, आप इसको देखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। कई बच्चों का जो है आंसर बिल्कुल सही है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा इंटरफेशन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुपर मेडिसिन, तीसरा आपको बायो इनहेंसर, चौथा आपको बायो इनहिबिटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इन दोनों में देखिए आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी लग रही हो, है सेम लेकिन कंफ्यूजन है। इसलिए कभी कभी जब क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो आपको उन 4 ऑप्शंस में ऐसा देखना है जो क्या है, सबसे अलग हो, सबसे अलग हो। उन्हीं जैसे कि इनमें 4 ऑप्शनों में से 2 हमारे क्या है डिफरेंट थे और 2 हमारे क्या है अदर डिफरेंट थे। तो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप उनको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए बायो इनहेंसर और बायो इनहिबिटर इन्हीं दोनों में हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो जो हमारा बायो इनहेंसर है वह इसका सही यानी राइट आंसर है, जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। वो कौन से होते हैं, बायो इनहेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है। फिनाइल जो है हमारी
किस वर्ग की औषधि, यानी फिनाइल का यूज औषधि के रूप में करते हैं, तो बताइए फिनाइल का यूज किस वर्ग में आते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है एंटीसेप्टिक, दूसरा आपका डिसइंफेक्टेंट, तो तीसरा आपका एंटी डिप्रेसेंट, चौथा आपका एनाल्जेसिक। तो आपने पिछली जो है क्वेश्चंस में आपने देखा था कि जो एंटीसेप्टिक है वो क्या है, प्रतिरोधी रोग सूक्ष्म जीवों को जो है विकास को क्या करते थे, रोग देते थे, यानी वो क्या करते थे, घाव बनाते थे। लेकिन फिनाइल का यूज करना है लगभग दोनों का ये सेम ही, लेकिन इसका जो है जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, इन्फेक्टेंट को जो है कम करता है, यानी इस जो है ग्रुप में हमारे क्या है, फिनाइल को रखा गया है इन्फेक्टेंट, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसमें जो रक्त होता है उसको थक्के का पता लगाने में, यानी थक्का का पता लगाने का मतलब कैसे जमा या नहीं जमा, उसका अगर पता लगाना है तो हम क्या है, किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयोडीन 131, बी आर्सेनिक 74, सी कोबरा 60, डी सोडियम 24। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोडियम 24। क्या होगा, सोडियम 24, जो हमारे क्या है रक्त के थक्का पता लगाने में आइसोटोप के रूप में जो है हमका इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैंसर के प्रयोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ए दे रखा है कोबाल्ट 60, इसको ऐसे पढ़ते हैं कोबाल्ट 60, और कार्बन 14 पढ़ते हैं, फास्फोरस 34 और गोल्ड 199। तो बताइए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कैंसर के रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जो कैंसर का उपचार होता है उसमें रेडियो एक्टिव यानी जो है उसमें क्या होता है, सिकाई होती है, सिकाई जो है करवाई जाती है, जिसमें उसका क्या है जो उसका जो कारक है उसको नष्ट किया जाता है, ऑन्कोजीन को जो है नष्ट किया जाता है उसके माध्यम से। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन सा जो है आता है पदार्थ जिसका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका जो इसका राइट आंसर है वह क्या है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का हम यूज रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें, कैंसर के रोग के उपचार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सक के फील्ड में किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया है, इसकी भी हम एक विस्तृत क्लास लेंगे, जिसमें से बहुत सारे हमारे चिकित्सक वैज्ञानिक होंगे जिन्हें चिकित्सक के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर खुला है उसका हमें आंसर देना है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसी चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है जॉर्ज हेवेसी, दूसरा है जॉर्ज फिलिप्स, तीसरा है रॉबर्ट बुन, चौथा है आपका रॉबर्ट गालो। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन है जो न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में चिकित्सक के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो जॉर्ज हेवेसी। जॉर्ज हेवेसी हमारे 1944 में ट्रेसर सिद्धांत को बताया था मेडिसिन के फील्ड में, जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन फील्ड थी उसमें जो है उन्होंने उसके सिद्धांत को बताया था 1944 में, जिसमें उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वह कौन है, हमारे जॉर्ज हेवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन खुला नहीं। इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे आज की जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में। हम नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वह क्या होगी, ह्यूमन बॉडी से संबंधित होगी, जो एसएससी जीडी में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कई सारे टॉपिक अंदर हैं जिनके बारे में हम विशेष तौर से विस्तृत अध्ययन करेंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपने जो इतना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।